फिर हेड विशिष्ट ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक टोकन बाहर निकाल लिया। वह टोकन हल्के पीले रंग का था और उन्होंने नितिन की तरफ वो टोकन बढ़ाते हुए कहा, प्रिंसिपल नितिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें वहां से बचाया और उसके साथ में इतने सारे अलौकिक राक्षसों को मारकर मानव जाति के ऊपर से इतने बड़े खतरे को टाल दिया। और इस चीज को हम लोग भुला नहीं सकते थे, इसीलिए हमें माफ कर दीजिएगा जो हमने वहां पर जाकर कार्यालय को आपके बारे में बता दिया। मुझे पता है कि आप इसके बारे में नहीं बताना चाहते होंगे, लेकिन फिर भी हमें उस चीज को बताना ही पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे बीच में से इतना ज्यादा जीनियस मास्टर टीचर छूट जाए और उसको कोई उपहार ही ना मिले। ये लीजिए आपका ये जेट टोकन पकड़िए और आपको इन सभी को मिलाकर आपको कम से कम 1211 योगदान पॉइंट्स मिले हैं। मेरे कान खराब हो गए। क्या हेड विशिष्ट आपने सही कहा था? 1000 से अधिक पॉइंट्स है क्या ये? हेड आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सही में क्या हेड विशिष्ट सही कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वापस से हेड विशिष्ट से पूछ लिया। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, वास्तव में हमारे प्रिंसिपल नितिन को 1211 पॉइंट्स मिले हैं। और जब वापस से उनको पुष्टि करने के बाद में वह वर्ड्स सुने, उसके बाद में हेड आदर्श को लगा कि जमीन फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए क्योंकि वह इतनी देर से 22 कर योगदान पॉइंट्स की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उसके सामने 1000 से ज्यादा योगदान पॉइंट्स थे। अब उसको पछतावा हो रहा था। क्यों हेड आदर्श, तेरे को क्या चुल मची थी? तूने ऐसा क्यों किया? क्या तू इन 22 योगदान पॉइंट्स को केवल दिखाने के लिए यहाँ पर आया था? बस करवा ली ना खुद की बेइज्जती। पता नहीं मैंने किस बंदे से पंगा ले लिया, ये तो आए दिन मेरे को झटके पे झटका दे रहा है। मैं यहाँ पे जब से आया हूँ हर बार मेरे को कुछ ना कुछ नया चीज पता चल जाती है। मुझे तो लगा था कि केवल ये एक प्रिंसिपल है और उसके साथ में 20 वर्ष का एक युवा जिसको कुछ ज्यादा नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ पे ये तेरे को एक के बाद में एक झटका दे रहा है। तू अपना मुंह संभाल के नहीं रख सकता था क्या? अब और से क्या मार, 20 योगदान पॉइंट्स, 22 योगदान पॉइंट्स, तेरे सामने 1000 से ज्यादा योगदान पॉइंट्स आ गए। अब तू क्या करेगा? लेकिन हेड आदर्श की भी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो थोड़ा जानता था कि उसके सामने वाला कितना बड़ा दानव है। वह तो आखिरकार पहली बार ही मिला था और उसको थोड़ा पता था कि वह एक साथ इतने सारे पॉइंटों को इकट्ठा कर लेगा। लेकिन नितिन की किस्मत भी तो देखो, हेड विशिष्ट को भी उसी वक्त आना था जब हेड आदर्श अपने उन पॉइंट्स की तारीफें किए जा रहे थे। लेकिन उन सभी को देखने के बाद में उन सभी के मन में एक ही ख्याल था, यहाँ तक कि हेड आदर्श के दिमाग में भी। उन्होंने पूछा कि भले ही प्रिंसिपल नितिन ने 200 राक्षसों को मारा है, लेकिन फिर भी उसके बाद में इतने सारे पॉइंट्स तो नहीं मिलने चाहिए थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि एक राक्षस को मारने का केवल 1 या 2 पॉइंट ही मिला करते थे, लेकिन उन्होंने 200 राक्षस मारे थे तो उसके हिसाब से कम 400-500 पॉइंट ही होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी ये 1000 पॉइंट्स कहाँ से पहुंच गए? उस हॉल के अंदर खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स यही जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जल्दी से हेड विशिष्ट की ओर अपनी नजरें टिका दी। अब वह एक सी टकटकी लगाए उनकी तरफ देखे जा रहे थे। वह अपनी आंखों को बिल्कुल झपका भी नहीं रहे थे। और उस तरह के सवाल को सुनने के बाद में हेड विशिष्ट ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि वो अलौकिक राक्षस वहाँ पर गलती से नहीं आए थे। वो वहाँ पर अपने एक मिशन को लेकर आए थे और उन्होंने उसके अंदर अपनी बहुत सारी पूंजी लगाई थी और उन्हीं के उस मिशन को विफल करने के लिए प्रिंसिपल नितिन को इतने सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। हाँ मुझे पता है कि 200 राक्षसों को मारने से ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन उसका कारण कुछ और ही है। और इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, शायद ये 1000 पॉइंट्स भी उनके इतने बड़े योगदान के लिए काफी नहीं है। विजिस्ट की उन सभी बातों को सुनने के बाद में सभी ने अपना अपना सिर हिला दिया क्योंकि वो भी जानते थे कि 200 अलौकिक राक्षसों को मारने से कोई पुण्य की बात नहीं थी, लेकिन कोई ऐसे मिशन को बर्बाद करना जो कि अलौकिक राक्षसों के द्वारा किया जा रहा था, तो उसके द्वारा अगर वह सभी वहां पर ऊपर आ जाते तो उसके बाद में मानव जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा वापस से आ जाता और फिर उसको संभालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन उसको स्टार्ट होने से पहले ही प्रिंसिपल नितिन ने उस मिशन को विफल कर दिया था। लेकिन इन सभी बातों को सुनने के बाद में हेड विशिष्ट ने थोड़ी देर और सोचा और फिर उन्होंने कहा, और हाँ यही बात नहीं है, इसके अलावा एक और बात है। मुख्यालय अभी तक भी अपनी जांच को पूरा नहीं कर पाया है। वह अभी भी कुछ बातें सोच रहे हैं और अभी भी उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर छानबीन करने गए हुए हैं। अगर वो एक बार वहां से पुष्टि कर वापस आ जाते हैं तो ये 1000 पॉइंट तो कुछ नहीं है, इनको 10,000 या उससे भी अधिक 1,00,000 पॉइंट्स ही मिल सकते हैं। क्या आप सही कह रहे हैं? क्या ये 1000 पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम है? अरे धरती फट जाए, मेरे को उसके अंदर खींच लो। हेड दिलीप का भी ये सोचना था। मैं पूछा, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको ये 1000 पॉइंट्स कम लग रहे हैं और आप फिर भी कह रहे हो कि उनको शायद 10,000 पॉइंट्स या उससे भी अधिक 1,00,000 पॉइंट्स ही मिल सकते हैं? आखिरकार प्रिंसिपल नितिन ने ऐसा कौन सा योगदान दिया है जिसके बाद में उनको इतने सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं? क्योंकि वह सभी ये सोच रहे थे कि आखिरकार ऐसी कौन सी
ऐसी चीज है जिसके बाद में अगर वो चीज की पुष्टि हो जाए तो प्रिंसिपल नितिन को और भी ज्यादा अधिक पॉइंट्स मिल जाएंगे। हेड दिलीप अकेले नहीं थे जो इस बारे में सोच रहे थे, वहाँ पर खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स के मन में भी यही ख्याल चल रहा था। उन सभी के चेहरे पर इस तरह की उलझन को देखने के बाद में हेड विशिष्ट ने कहा, हम सभी जब उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर वापस गए थे तो हम सभी ने पहले उन अलौकिक राक्षसों को देखा था जिनको प्रिंसिपल नितिन ने मारा था, लेकिन फिर हम जैसे आगे की तरफ गए तो वहाँ पर जो हमारी द्वारा एक सील लगाई गई थी उस सील की भी मरम्मत की गई थी, क्योंकि अलौकिक राक्षसों द्वारा उसके ऊपर बहुत वर्षों से बहुत ज्यादा अटैक किए गए थे और हमें शक है कि केवल ऐसा काम प्रिंसिपल नितिन के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वह सभी शब्द कहने के बाद में विशिष्ट नितिन की तरफ ऐसे देखने लगा कि वह उससे कोई सवाल का जवाब पूछ रहा हो, क्योंकि जब तक वह सील वापस से ठीक नहीं होती तब तक राक्षसों का हमला चलता रहता। एयर विशिष्ट की निगाहों को अपनी ओर देखकर नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने वहाँ पर कुछ दिन बिताए थे और कुछ सीक्रेट टेक्निक्स के साथ में मैंने उस सील को भी ठीक कर दिया था। नितिन के मुंह से वह शब्द सुनते ही एयर विशिष्ट तो अब हवा के अंदर ही उड़ने लगे। जैसा कि मैंने सोचा था, आप ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर रहने के बाद में हेड विशिष्ट जान चुका था कि वह सील का टूटना कोई आम बात नहीं थी। उसके ऊपर केवल दानवों द्वारा अटैक कर ही उस सील को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया गया था। अगर वह सील पूरी तरह से टूट जाती तो उसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता और उसके बाद में फिर से मानव जाति के ऊपर एक और खतरा आ जाता। और उस सील की इस तरह की हालत देखने के बाद में उसने तो ये मान ही लिया था कि अब उसका पूरा जीवन इसके अंदर ही चला जाएगा, क्योंकि उसे ही पता था कि उस सील से और भी ज्यादा दानव अंदर आएंगे और कोई भी अलग मास्टर टीचर उस सील को ठीक नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अंदर गैलेक्सी के नियमों को शामिल किया गया था और उसके नियमों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और ऐसे चमत्कार केवल होमयान मास्टर टीचर अकेडमी के नए प्रिंसिपल नितिन ही कर सकते थे। और उस सील को मरम्मत करना, इसका मतलब यह है कि फिर से मानव जाति के ऊपर से सबसे बड़े खतरे को दूर कर दिया गया था। और इस सब को देखने के बाद में 1 लाख योगदान पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा कम थे। उसने ये सब कैसे किया? वहाँ पर खड़ी हुई भीड़ को एक बहुत ज्यादा झटका लगा और इसके साथ में जो हेड आदर्श थे वो इतनी देर से इतने ज्यादा घमंडी हो रहे थे, अभी उनको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा था। विशिष्ट ने आके पूछा, प्रिंसिपल नितिन क्या आप अभी भी वहाँ से लौटे हैं? क्योंकि एक बार फिर से उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर जाकर जब हेड विशिष्ट ने देखा था कि वह सील अभी भी डैमेज थी, लेकिन फिर वह वापस आ गए थे, लेकिन अभी वो जाकर वापस से उन्होंने देखा तो वह सील पूरी तरह से ठीक थी। हेड विशिष्ट के मुंह से वो सभी सब सुनने के बाद में नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं अभी 1 घंटे पहले ही वहाँ से आया था, बस वहाँ से आया था और मैं अपने घर गया था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर बैठने वाला था और अपनी सफाई करने वाला था, अचानक से मुझे असेंबली बेल की आवाज आई और मुझे कोई भी साफ सफाई करने का मौका नहीं मिला और फिर मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर यहाँ पर सम्मान की कमी होने का आरोप लगाया जा रहा है। नितिन के मुंह से वह सभी सब सुनने के बाद में हेड आदर्श को बहुत गहरा सदमा पहुंचा और उसको ऐसा ही लग रहा था कि धरती पड़ जाए या वह उसके अंदर समा जाए या फिर उसको एक छोटा सा गड्ढा ही मिल जाए जिसके अंदर वह अपने सर को छुपा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हेड आदर्श बहुत ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि उनके मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर एक उत्कर्ष युवा व्यक्ति शामिल होने के लिए आ रहा था। हालांकि उनको केवल एक ही बात का गुस्सा था कि जब कबीर ने मानव जाति के प्रति वह दुस्साहस किया था और उनके प्रति जो गद्दारी की थी उसी के लिए तो उनको केवल गुस्सा था, वरना उनको कभी भी कोई गुस्सा नहीं आना था। इसीलिए तो इतनी देर से वह केवल नितिन को नजरअंदाज किए जा रहे थे और उसकी बेइज्जती करने के लिए कोशिश करे जा रहे थे, क्योंकि वह एक सबक सिखाना चाहते थे। ऊपर से नितिन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बनने के लिए बहुत ज्यादा छोटा भी था और कोई व्यक्ति अगर कुछ समय के अंदर बहुत ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर लेता है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है, जिसके कारण वह कुछ ऐसे कार्य करने लगता है जो अच्छे नहीं होते। और मास्टर टीचर को हमेशा अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लेना या फिर अपने आप को ज्यादा ऊंचा दिखाना मास्टर टीचर के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता था। वह तो नितिन को इसलिए गुस्सा दिलाना चाहता था ताकि वह देखना चाहता था कि नितिन गुस्से के अंदर क्या कदम उठाता है, लेकिन वह तो सामने वाले को कुछ सिखाने जा रहा था, लेकिन उसी को सामने वाले ने सब कुछ सिखा दिया। लेकिन एक कड़ी मुस्कान के साथ में वह अपने मन ही मन में सोचने लगे, जब तो हेड दिलीप ने इन्हें इस मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल भी चुना और इनको एक सीनियर का दर्जा भी दिया, क्योंकि नितिन इतना ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति था कि ये किसी को भी कोई भी सलाह दे सकता था। यहाँ तक कि अगर ये मास्टर टीचर अकेडमी को संभालने लगे तो अकेला ही मास्टर टीचर अकेडमी को संभाल भी सकता था। और ऐसे व्यक्तियों का हेड आदर्श बहुत ही ज्यादा सम्मान किया करता था जो मानव जाति के लिए कुछ भी कर दिया करते थे।
और जो सबसे बड़ी बात थी जिन्होंने हेड आदर्श का दिल जीत लिया था वो ये थी कि नितिन इतना ज्यादा बड़े पद के ऊपर होने के बाद में और इतने ज्यादा धन होने के बाद में भी वह अकेला अपने आप को जोखिम में डालते हुए उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर जाने का निर्णय लिया था और वहां पर जाकर केवल उन राक्षसों को मारा ही नहीं, वहां से अपने बहुत से साथियों को बचाकर भी बाहर लाए जो कि मानव जाति की रखवाली के लिए काम किया करते थे। और ये सभी सोच लेने के बाद में हेड आदर्श ने अपने सभी एटीट्यूड को साइड में रख दिया और उन्होंने दिल से नितिन से माफी मांगी। प्रिंसिपल नितिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिना किसी सोच विचार के आपके ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे। मुझे पता नहीं था कि आपने इतने बड़े बड़े योगदान दिए हैं। मैंने आपके ऊपर भी ये जितने झूठे आरोप लगाए हैं उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी बोलेंगे मैं वो कर लूंगा। भले ही हेड आदर्श नितिन से बहुत ज्यादा बड़े हों या फिर उनकी रैंक ज्यादा ऊंची हो, लेकिन एक गलती तो गलती हुआ करती थी और एक मास्टर टीचर की मानवीयता उसी के अंदर हुआ करती थी कि अगर किसी मास्टर टीचर ने कोई गलती की है तो उसकी गलती को मान लेना ही उसके लिए अच्छा हुआ करता था। लेकिन जब नितिन ने देखा कि हेड आदर्श ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं और उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, नितिन आगे बढ़ा और उनसे कहा, हेड आदर्श आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नितिन के चेहरे के ऊपर एक फीकी सी मुस्कान थी क्योंकि ये देखते हुए कि ये अभियान कितना ज्यादा खतरनाक था तो आपको समझदारी से काम लेना ही एक उच्च लेवल के मास्टर टीचर के लिए अच्छा था। नितिन के मुंह से वो सभी शब्द सुनने के बाद में हेड आदर्श खुश हुए और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन आपका धन्यवाद जो आपने इन सभी बातों को अपने दिल पर नहीं लिया। तो चलिए ठीक है, अब हमने ये सभी मामला सुलझा लिया है तो क्या हम लोग अब अपने उस मिशन की बात करें जिसके लिए हम लोग जाने वाले थे। उसके बाद में हेड आदर्श ने आगे कहा, तो हम सभी 1 महीने बाद में फायर सोर्स सिटी के अंदर मिलेंगे क्योंकि फायर सोर्स सिटी के पास में ही वह डोर है जिसके अंदर से हम उस डोमेन के अंदर जा सकते हैं। हेड आदर्श ने उन सभी को बताया, लेकिन अचानक से नितिन को कुछ याद आया और उसने पूछा, हेड आदर्श क्या आपसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ? मुझे जहाँ तक याद है ये फायर सोर्स सिटी होंगियान साम्राज्य के बॉर्डर पे स्थित है और उसी के पास में तो सेंट एसेसन प्लेटफॉर्म भी है ना?